वो जो सिद्ध कुछ करके कोचिंग उनकी कोई किस नाम से है? ये नाम नाम नहीं पता। जैसे जुडिशरी की तुम्हारी है, तुम्हारे सर ये नीचे कैसे आएगा? थैंक यू सर। गुड इवनिंग साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेन्यू शो में। कैसे आप सभी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? बर्फ फटाक से रिप्लाई कर दें, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? रिप्लाई करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसा कि हम सौरमंडल में हमने सारी चीजें देख ली है काफी हद तक। अब हमें देखना है सारे प्लैनेट्स। गुड इवनिंग संगम जी, गुड इवनिंग। अब हमें सारे ग्रह देखने हैं, किस ग्रह की क्या अवस्थिति है, किसी ग्रह की क्या विशेषता है, हमें इसके बारे में बात करना है। हम एक एक करके सारे ग्रह को देखेंगे। जैसे हम बुध को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रहों के बारे में हम देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या महत्व है, इनके बारे में हम समझेंगे। आइए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, सौर मंडल के ग्रह। सौर मंडल के ग्रह, ठीक है। कुछ भी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं कल की क्लास में। कल का कोई टॉपिक हो जो ना समझ में आया हो, उन्हें पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौरमंडल के ग्रह में बुध की बात करेंगे, ठीक है। जिस क्रम में सूर्य से दूरी की क्रम में जैसे ग्रहों की स्थिति है, अवस्थिति, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की, ठीक है। ठीक है, बुध ग्रह की बात करेंगे। और बुध जो है इसको हम मरकुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी बोलते हैं इंग्लिश में, मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके मैं इसे देखते हैं विशेषता। तो इसकी जो परिक्रमण अवधि है, परिक्रमण मतलब होता है सूर्य के अराउंड में घूमना। सूर्य जैसे ये है सन, और सूर्य की परिक्रमा अगर कोई ग्रह कर रहा है, कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण अवधि कहते हैं। तो यह जो बुध ग्रह है इसकी परिक्रमण की अवधि जो है 88 दिन, कितना 88 दिन है। बुध ग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी है? 88 दिन है, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। सभी ग्रहों में सबसे तीव्र गति से परिक्रमण करता है या सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। परिक्रमण को ही परिक्रमा कहते हैं, ठीक है, परिक्रमा, ठीक।
सेकंड बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, मतलब यह सबसे तेज गति से अपनी कक्षा पर अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, अगर इसके तापमान की बात करते हैं तो बुध जो है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर मतलब होता है ताप में अंतर, अधिकतम और न्यूनतम ताप में जो अंतर है उसी को हम तापांतर बोलते हैं। मतलब सबसे अधिकतम तापमान कितना, सबसे न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, सबसे कम तापमान सबसे ज्यादा तापमान के बीच के जो अंतर होते हैं उसी को हम तापांतर बोलते हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। ठीक है, तापांतर वाला ग्रह है। ठीक है, इसका जो तापांतर है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। कितना तापांतर, कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस है। 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर है। ठीक है, और यह बुध का पलायन वेग सबसे अधिक है। ठीक है, बुध का जो है पलायन वेग सबसे अधिक है, आकार में सबसे छोटा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बुध का पलायन वेग सबसे अधिक है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह है। पलायन वेग का मतलब होता है ऐसा वेग, जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, अगर वो हमारे गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर निकल जाता है तो उसी को हम किसी का पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का पलायन वेग होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण, जो हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बना हुआ है उसको भेद कर, उसे पार करके अगर कोई वस्तु बाहर निकल जाती है तो वह उसका पलायन वेग होता है। ठीक है, और यहां पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता। यहां पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का वायुमंडल यहां पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख करके बता दें कि आपने लिख लिया कि नहीं। यही अगर लिखना चाहें तो पलायन वेग क्या होता है, नोट डाल के लिख लीजिए। किसी भी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण के
क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए न्यूनतम वेग या गति होती है। ठीक है, तो पलायन वेग क्या होता है? ठीक है, यहां पलायन वेग क्या होता है ये भी लिख दिया गया है। पलायन वेग का सीधा सिंपल से एक ही मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी चीज को प्रक्षेपित करते हैं, किसी चीज को उठा करके फेंकते हैं, किसी भी पिंड से, किसी खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी से, किसी भी ग्रह से उठा किसी चीज को अगर आप प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, तो वह उस पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको पार कर जाए और दोबारा फिर उस ग्रह या उस पिंड पर रिटर्न होकर के वो वस्तु ना आए, तो जितनी न्यूनतम गति या वेग चाहिए होती उस वस्तु को फेंकने के लिए ऐसी स्थिति में, उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, लिख करके बता दीजिए आपने लिख लिया कि नहीं। एक बार लिख लीजिए, बता दीजिएगा आपने लिख लिया कि नहीं। थोड़ा तेजी से चलेंगे जिससे आज उम्मीद करेंगे सौरमंडल वाला टॉपिक खत्म कर दिया जाए। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। सही, अब इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, अर्थात वीनस की बात करेंगे। ठीक है, शुक्र ग्रह अर्थात वीनस ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, वीनस की बात करेंगे। यह सूर्य के, सर साफ लिख दिया करो, समझ नहीं आता है। ठीक है नाज जी, हम कोशिश करेंगे, नाज हयात जी, कि हम और थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, यह जो शुक्र ग्रह है यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। यह लिखेंगे तो यह सूर्य का सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है। यह सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, एक पॉइंट आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, बुध सूर्य का सबसे सूर्य के सबसे निकटतम, यार निकटतम स्थित ग्रह है। निकटतम स्थित ग्रह है। ठीक है, तो सबसे निकटतम स्थित ग्रह कोई है सूर्य का, तो कौन सा है? वह बुध है। और बुध के बाद जो सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर हो कौन सा? शुक्र ग्रह सेकंड नंबर पर होगा। ठीक है, तो यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है।
ठीक है। और पृथ्वी के भी सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह, या पृथ्वी के भी सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है, यह पृथ्वी के भी सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, पृथ्वी के भी सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है, ठीक है। यह द्रव्यमान में और आकार में, या पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और आकार जो है इसका कमोबेश पृथ्वी जैसा ही, जैसी पृथ्वी का आकार और द्रव्यमान है वैसा ही शुक्र ग्रह का भी आकार और द्रव्यमान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान व आकार में पृथ्वी ग्रह के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें नेक्स्ट क्या है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है यह सौरमंडल का सर्वाधिक सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई ग्रह है सौरमंडल में हमारे, तो वह शुक्र ग्रह है, ठीक है। और शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है, यह जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और इसे गर्म होने का सबसे ज्यादा कारण क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मौजूदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वह 90% से लेकर 95% तक आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देखने को मिलता है, इसलिए शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला व गर्म ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 90% से 95% तक है, ठीक है। 90% से 95% तक इसका परसेंटेज यहां पर है, ठीक है। मतलब कहा जाए जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल इसके वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 90 से लेकर 95% तक, 90 से लेकर 95% तक इसका परसेंटेज है, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है यह, जिसे सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं अपने अक्ष पर। एक अक्ष देखिए मतलब ऐसे होता है, ये कोई ग्रह है, इसमें ये एक्सिस गई हुई है, ठीक है, ये एक्सिस गई हुई है, ठीक है।
इसी एक्सिस पर जो चक्कर लगाता है कोई ग्रह, घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। ये घूर्णन गति है, घूर्णन गति। अर्थात अपने ही अक्ष पर घूमना। अपने ही अक्ष पर, अगर इसी एक्सिस पर कोई एक ही, जहां मान लीजिए कि कोई चीज एक ही जहां स्थिर हो जाए और ऐसे ऐसे घूमती रहे, इसी पे, इसी एक्सिस पर एक जगह लगातार वो घूमती रहे, तो उसे घूर्णन कहते हैं। लेकिन वह सूर्य के जब सदृश होकर के सूर्य के आसपास जब वो रोटेट करती, घूमती, तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं या परिक्रमा कहते हैं। वहीं यहीं पे लिख देता हूं परिक्रमा या परिक्रमण, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं? परिक्रमा या परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका मान लीजिए ये सन है आपका, ठीक है। तो ये सन है, सन के इर्द गिर्द कोई ग्रह घूम रहा है। अब कोई ग्रह ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है कोई ग्रह, ठीक है। और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। जब कोई ग्रह अपने एक्सिस पर घूमती, इसी एक स्थान पे फिक्स होकर के घूम रही है लगातार, तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, ठीक। लेकिन जब वो सूर्य की परिक्रमा करती, तब उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, ठीक है। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया दोनों का, कि परिक्रमण और घूर्णन गति में क्या अंतर है? घूर्णन का मतलब होता है अपने एक्सिस पर ही ऐसे घूमते रहना, अपने एक्सिस पर ही ऐसे घूमते रहना। जैसे आप ग्लोब लीजिए, तो ग्लोब को ऐसे घुमाइए तो ग्लोब एक ही जहां ऐसे ऐसे रोटेट करने से घूमने लगता है। तो जब एक ही एक्सिस पर कोई चीज ऐसे घूमने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, उसे कहते हैं घूर्णन गति। वहीं जब कोई चीज ऐसे रोटेट करे, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर प्रदक्षिणा करते हैं, आप मंदिर के बाहर, गर्भगृह के बाहर आप प्रदक्षिणा करते हैं, तो प्रदक्षिणा क्या कहलाता है? वो प्रदक्षिणा आपकी परिक्रमा होती है। यानी सन के चारों ओर इर्द गिर्द घूमने को हम परिक्रमा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा, शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा, शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। कैसी है? पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको इसीलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया है। तो शुक्र ग्रह जो है, इसके घूर्णन की दिशा पश्चिम से, पूरब से पश्चिम, जबकि जितने भी अन्य ग्रह हैं शुक्र के अलावा और जो भी ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, उनके जो घूर्णन गति होगी या घूर्णन की दिशा होगी, वह पश्चिम से पूर्व होगी। वह कैसी होगी? पश्चिम से पूर्व। अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा देख लेंगे, पश्चिम से पूर्व है। शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह की देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व है। बुध की देखेंगे पश्चिम से पूर्व, बृहस्पति की पश्चिम से पूर्व है। सिर्फ और सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनके घूर्णन की दिशा सभी ग्रहों के विपरीत है। सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व, तो शुक्र और मंगल जो है वह घूर्णन कर रहे हैं किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए इतना। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस बार साफ साफ लिखने की कोशिश किया है नाजिया जी, नाज हयात जी, इस बार साफ साफ लिखने की कोशिश किया है।
ठीक है, जब लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा आपने लिख लिया है। ठीक है, धन्यवाद नाज जी, ये अब आपको समझ में आ रहा है लिखा हुआ। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, अपनी ही राइटिंग जब बाद में देखता हूं तो मुझे ही लगता है कि कैसे और अच्छा किया जाए, पर जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में फिर राइटिंग खराब हो जाती है। वैसे मैं कॉपी पे बहुत अच्छा लिखता हूं, कॉपी पे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। लिख लीजिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संगम जी। चलिए अब हेडिंग डालिए अर्थ यानी पृथ्वी। अब डाल दीजिए हेडिंग पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, धरती जिस पे आप रहते हैं। ठीक है, चलिए, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का, अभी तक ज्ञात ग्रहों में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, लिख लिए पहला पॉइंट, यह एकमात्र ज्ञात ग्रहों में, एकमात्र ज्ञात ग्रहों में जिसमें जीवन संभव है। ठीक है, मतलब आप इसी ग्रह, यही एक ऐसा ग्रह है अभी तक के जांच पड़ताल के हिसाब से, यही एक ग्रह है जिस पर जीवन यापन आसानी से हो सकता है, जीवन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे जितनी भी आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाता है, वायुमंडल है तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपको वाटर मिल जाता है यहाँ पे आराम से। तो जो आवश्यक आवश्यकताओं की चीजें हैं जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो सारी आवश्यकताएं इस ग्रह पर मौजूद हैं। इसीलिए यहां पे जीवन संभव हो जाता है इस ग्रह पर। यह पृथ्वी जो ग्रह है, यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है यह। ठीक है, सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो यह पृथ्वी ग्रह जो है, यह सूर्य से दूरी के स्थान नंबर में तीसरे नंबर पे आता है, यानी यह सूर्य से तीसरे नंबर स्थान पर है दूरी के नंबर में। सूर्य से दूरी क्रम में यह तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसकी सूर्य से औसत जो दूरी हमें देखने को मिलती है 14.36 किलोमीटर। 14.36 किलोमीटर इसकी औसत दूरी हमें देखने को मिलती है।
सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.6 प्रकाश वर्ष किलोमीटर। कितना है? 14.6 प्रकाश वर्ष किलोमीटर देखने को हमें मिलता है। और ये जो पृथ्वी ग्रह है यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में अवस्थित है। बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, देन मंगल आएगा। तो यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में अवस्थित जो ग्रह है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह ग्रह शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य अवस्थित है। ठीक है, के मध्य अवस्थित है, यानी ऐसी स्थिति इसकी देखने को मिलेगी आपको जैसे ये आपका सूर्य है, सूर्य के बाद आपको अन्य ग्रह देखने को मिलेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आपका बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा ये, और ये मंगल हो जाएगा। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो देखिए शुक्र और मंगल के ही मध्य में आपको पृथ्वी ग्रह देखने को मिलेगी। ठीक है, पृथ्वी ग्रह देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर इसके व्यास की बात किया जाए, पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा पर जो इसका व्यास है, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है? 12,755 किलोमीटर। 12,755 किलोमीटर इसका व्यास है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास, भूमध्य रेखा पर जो व्यास है कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। ठीक है, 12,755.6 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, अगर ध्रुवीय व्यास करेंगे तो ध्रुवीय जो व्यास है इसका, जो ध्रुवीय व्यास देखने को मिलेगा वो 12,714 किलोमीटर दिखेगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ठीक है, 12,714 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये है इसका कहने का मतलब, ये दोनों पॉइंट का मतलब ये है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। जैसे मानिए ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये इस पर खींची गई भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये इस पर लंब पड़ रहा है। तो आप देखिए ध्रुवीय व्यास जो आपको देखने को मिलेगा, ध्रुवीय व्यास ये है, ये ध्रुवीय व्यास है। ठीक है, ये ध्रुवीय व्यास है। वहीं यहां से लेकर यहां तक
यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है? ये है आपका भूमध्य रेखा व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास। ठीक है, क्या यह पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, और इन दोनों की जो भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास है, इन दोनों में जो अंतर देखने को मिलेगा, यह अंतर कितना होगा? यह अंतर 42 किलोमीटर का दोनों में अंतर होगा। यही मैं लिख देता हूं, अंतर ध्रुवीय व्यास व भूमध्य रेखीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अच्छा, ये 42 किलोमीटर का अंतर इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर दबी हुई है, ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर फैली हुई है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा विषुवत रेखा पर क्यों फैली हुई है और ध्रुवों पर क्यों चपटी है, ये आगे वाले टॉपिक में हम देखेंगे। पर अभी समझिए कि ऊपर की तरफ क्या है, ध्रुवों पर ये चपटी है और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर ये फैली हुई है। तो जब कोई चीज का भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर फैलाव ज्यादा होगा तो वहां पे व्यास ज्यादा हो जाएगा, और ध्रुवीय क्षेत्र वो चपटा है। चपटा होने के कारण भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। इस आधार पर ध्रुवीय व्यास जो है वह हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, कम देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को बना लीजिए यहां तक। जब हो जाए तो बता दीजिएगा क्या आपने लिख लिया है। जब लिख लीजिए तो बता दीजिए एक बार आपने लिख लिया कि नहीं। एक बार लिखने के बाद बता दीजिएगा आपने लिख लिया कि नहीं।
और ठीक है, ईसा मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, लिख लिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम चाहते ही नहीं कि आप लोग लिखते रहें, बस फटाफट। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद, इसी में और आगे देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर झुकाव है कितना, 23.5 डिग्री का टिल्ट्रेशन है अपने अक्ष पर, ठीक है। अभी लिख लीजिए फिर पता चल जाएगा अक्ष और कक्ष क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। कितने डिग्री का? पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है, और यही झुकाव जो है इसके कक्षा तल, पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण, मतलब 66 डिग्री हाफ का कोण बनाता है, तथा अपने कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। क्या कोण बनाता है? अब आइए देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। ये है आपकी पृथ्वी, और ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का एक्सिस है, यानी कक्ष है। ये पृथ्वी का क्या है? ये अक्ष है। एक्सिस मतलब होता है अक्ष। ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है। ये पृथ्वी का अक्ष है। अगर पृथ्वी पे कक्षा तल की बात करेंगे तो ये जो है पृथ्वी का, ये है कक्षा, ठीक है। ये है पृथ्वी का कक्षीय तल, ठीक है। पृथ्वी का कक्षीय तल, पृथ्वी का कक्षीय तल, ठीक है। तब देखिए इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, वो काल्पनिक रेखा कौन कौन सी, आइए हम देखते हैं। एक रेखा जाएगी कर्क रेखा, एक रेखा जाएगी कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा। दूसरी रेखा आप देखेंगे विषुवत रेखा जाएगी, ये विषुवत रेखा है। और फिर आपको एक रेखा और देखने को मिलेगी जिसका नाम है मकर रेखा, ये मकर रेखा। ऊपर कर्क रेखा, नीचे ये मकर रेखा, ठीक है। ये बीच में विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा है। अगर आप बात करेंगे, ये तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर झुकी ना होती तो पृथ्वी की अवस्थिति कैसी होती? देखिए पृथ्वी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती, एक्चुअल में रियल में तो पृथ्वी का एक्सेस ऐसे होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी का एक्सेस तो ऐसे होना चाहिए, ये सीधा, पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई, यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो झुकाव देख रहे हैं, ये कितने डिग्री का है? ये आपका है 23.5 डिग्री का झुकाव है। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का झुकाव है। और अगर वहीं इसकी बात करेंगे, ये यहां से लेकर यहां तक का, तो ये जो झुकाव ये कितना है? ये है आपका 66.5 डिग्री का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। तो यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का झुकाव है। देखो ये एक्स है, रियल में एक्स तो ये होना चाहिए था आपका, ठीक है। अगर पृथ्वी सीधी खड़ी होती तो अक्ष ये बनता, लेकिन अक्षीय जो अक्ष जो है, अक्षीय तल ये है, ठीक है।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो अक्ष होना तो ये चाहिए सीधे वाली रेखा, पर ये सीधे वाली रेखा अक्ष नहीं बन रही। अक्ष कौन बन रहा है? 23.5 डिग्री झुकाव के साथ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। तो इस झुके होने के कारण अक्ष, दोनों जो अक्ष है इसके अक्ष पे कितने का डिफरेंस है? 23.5 डिग्री कोण बन रहा है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। वहीं कक्ष की बात करेंगे, ये है जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये है आपका कक्ष तल, पृथ्वी का कक्ष तल। तो पृथ्वी के एक्सिस और कक्ष तल के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 66.5 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कितने डिग्री है? 66.5 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और यही जो पृथ्वी पर अक्षीय झुकाव है, जो ये अक्ष तल 66.5 डिग्री का झुकाव है, इसी झुकाव के कारण हमें पृथ्वी पर मौसम वाली जो भी गतियां होती हैं, मौसम की जो भी संभावनाएं होती हैं, वह सारी इसी अक्षीय गति के कारण होता है, इसी अक्षीय झुकाव के कारण होता है। अगर अक्षीय झुकाव, ये 66.5 डिग्री का झुकाव नहीं होता तो जो मौसम में जो आप गतिविधियां या मौसम में जो परिवर्तन आप देखते हैं, वो परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण गति कितनी है। तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वह कितनी है? वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिभ्रमण मतलब कहते हैं घूर्णन, परिभ्रमण मतलब होता है घूर्णन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो घूर्णन गति कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो है आपको पृथ्वी घूर्णन गति कहते हैं। और इसी के कारण दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। इसके कारण होते हैं घूर्णन गति कारण दिन व रात होते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी की परिक्रमण की बात करेंगे, अर्थात परिक्रमण मतलब वह सूर्य की परिक्रमा करना। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कितना है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और 42 सेकंड। कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकंड जो है यह पृथ्वी का परिक्रमण गति है। और इसी परिक्रमण गति के कारण ही आपका जो साल है वो परिवर्तित होता है। इसीलिए जो हमारे साल जो है, हमारा जो वर्ष होता है वह 365 दिन अर्थात 366 दिन का होता है। जब लीप वर्ष आ जाता है तो यही 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकंड जो है यही अगले 4 सालों में जुड़ करके 24 घंटे बन जाता है। और वही 24 घंटे फरवरी में एक दिन के तौर पे 29 में जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर जब भी आएगा वो 366 दिन, कितने दिन का? 366 दिन का लीप ईयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही जो 5 घंटे 48 मिनट 6 सेकंड है, जिसको मोटा मोटा 6 घंटे मान लिया जाता है, 6 घंटे। और 6 घंटे 4 साल में जुड़ते जुड़ते 24 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। और यही 24 घंटा लीप ईयर में जाकर के फरवरी के 28 के बजाय फरवरी 29 की हो जाती है। तब 365 के स्थान पे दिन जो है 366 का हो जाता है। ठीक है, और इसी के कारण साल परिवर्तित होता है, साल परिवर्तित होता है। ठीक है, इसी के कारण साल जो है आपका परिवर्तित होता है। अब पृथ्वी की आकृति की बात करेंगे तो पृथ्वी की जो आकृति वो जियोइड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड है। ठीक है, जियोइड मतलब भू आभ, अर्थात ऐसा आकृति इसके जैसी किसी और की आकृति नहीं है, सबसे डिफरेंटेड आकृति, अर्थात पृथ्वी के समान। भू आभ मतलब होता है पृथ्वी के समान, जियोइड। ठीक है, तो ये सबसे अलग आकृति है, ऐसी आकृति किसी और की नहीं है, इसलिए इसको हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है,
इसका आकार आकार भू-आब अर्थात जियोइड क्या होगा? भू-आब अर्थात जियोइड। और भू-आब का मतलब यही होता है, मैं यहां पे बना देता हूं, ऐसी आकृति जो पृथ्वी सदृश हो, पृथ्वी जैसी हो। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी, आपको पता ही है, तो ध्रुवों पर चपटी होगी ऐसे, ठीक है, और विश्वत पे फैली ऐसे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भू-आब। भू-आब, ठीक है, भू-आब। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, यहां तक सारी चीजें लिख लीजिए। ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। ठीक है, और जब लिख लीजिएगा तो बता दीजिए आपने लिख लिया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। अगर कोई पॉइंट्स कहीं आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, या फिर किसी भी क्लास में आप पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट को। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।